नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत है आपका हमें प्रयासों से सफलता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जीएस में पॉलिटी की क्लास शुरू की जाएगी, तो मैं अपने कमिटमेंट के अनुसार आपको लेकर आया हूं पॉलिटी की तरफ, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी की राज्य व्यवस्था। पॉलिटी जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य व्यवस्था। तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हमारे गौरव यादव सर, जो कि कहीं ना कहीं 2-3 एग्जामों में सिलेक्टेड है। देखो, हमारा मेन औचित्य क्या रहता है कि हम आपको उन टीचर्स से पढ़वा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। ऐसा नहीं, क्योंकि उनको बेहतर पता रहता है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन ट्रैक करता है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। आपके टॉपिक की थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, तो उनको ध्यान से सुनना है। और उनकी वीडियो पहली है, तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको इग्नोर मानना है। और ऐसा नहीं है कि गलती किसी से होती नहीं है, थोड़ा गलती हो भी जाती है तो बेटा इग्नोर मानना है। और जो बिगनर होते हैं, स्टार्टिंग होती है, तो सपोर्ट करना जरूर होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे और आपको सफलता दिलवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्वालिटी आपको कैसे देनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर तरह से आपके मैं साथ हूं। और कमिटमेंट मैंने कर दिया है कि ये यूपी लेखपाल हो, क्योंकि हमारा वनडे पे ही फोकस है। यूपी लेखपाल हो, यूपी हो और या यूपी एसआई हो, उसमें पॉलिटी से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। और पॉलिटी हमारा मूल विधि से रहता है। पॉलिटी और मूल विधि का एक बहुत बड़ा संबंध है आपस में, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे मिस्टर गौरव यादव सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव यादव और मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से अवगत कराऊंगा। और मैं आशा और उम्मीदें करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यदि आप सभी लोगों का सहयोग बरकरार मिलता रहा तो हम इस मुकाम को बहुत आगे तक ले जाएंगे। इसी सहयोग के साथ अब मैं आगे अपनी बातों को रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें भारतीय राज्य व्यवस्था में पॉलिटी की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या परिस्थिति, क्या कारण रहे कि भारतीय राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं पहले। भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, तभी तो पता लगेगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में काफी समय पहले से मुगलों का आक्रमण बरकरार रहे और मुगलों ने भारत को लूटने की कोशिश की। डेवलपमेंट उन्होंने किए लेकिन काफी कम किए। और यदि आप मान के चलिए आपकी जेब में 100 रुपए हो, चोर आपको लूट ले और आपको लूट करके अगर 20 रुपए वो दे दे तो उसे डेवलपमेंट थोड़ी ना कहेंगे। भाई, 80 रुपए तो वो लेंगे आपके। तो इसी चीज को आगे जानते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी मुगल शासक थे उन्होंने भारत को जितना मनमर्जी लूटा, खूब लूटा। अफगानिस्तान की साइड से आए, पाकिस्तान की साइड से आए, ईरान की साइड से आए, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये काफी, मतलब भारत का जो एरिया था काफी ब्रॉड एरिया था, जो काफी कंट्रीज में बढ़ चुका है। लेकिन उससे पहले से भी भारत ही था। और अफगानिस्तान से आपको पता ही है कि अब्दाली साहब आए 1761 में, ये अहमद शाह अब्दाली, तो उन्होंने भी आक्रमण किया। और मेन मोटिव यही था आक्रमण करके, या तो सत्ता, अगर सत्ता उन्हें पूरी तरह से यहाँ काबिज करनी थी तो लूटने का मोटिव बहुत कम हो जाता, लेकिन उनका मेन मोटिव यही था कि आओ भारत पर आक्रमण करो, लूटो तो चले जाओ। क्योंकि भारत पहले ही सोने की चिड़िया कहा जाता। भारत खनिजों की तरफ से काफी बहुमूल्य है। और यहाँ प्रतिभा, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा विद्यमान है, लेकिन कारण क्या है कि अपनी प्रतिभा को सामने उजागर नहीं करना चाहता या ना कर पाता है, दोनों ही बातें। तो विदेशियों ने आक्रमण करके क्या किया, सीधे साधे भोले भाले भारतीयों को फायदा उठाया। अब मैं आपको बताता हूं कि बात कर रहे हैं मुगलों के आक्रमण की। लास्ट मुगलों का आक्रमण अहमद शाह अब्दाली 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात है। उस दौर की बात है दोस्तों, जिस दौर में भारत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था और हर प्रांत का मालिक अपना स्वायत्त शासन करता था। जैसे बात कर लो आप, तो इस तरह से भारत का ये मैप है। और बात कर लो आप, तो एक काफी प्रांतों में बटा हुआ था। इधर ये आपका जो गुजरात वाला एरिया था, कच्छ वाला, और ये आपका महाराष्ट्र वाला जो एरिया था, और ये आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया। इन तीनों एरिया पे जो है ये अपना मराठा साम्राज्य करते थे। और मराठा जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि इधर साउथ तक इनकी पकड़ हो, इधर इनकी पकड़ हो और ये दिल्ली तक,
इधर दिल्ली तक इनके कब्जे में हो। इसका कारण ये था कि देखो दिल्ली जिसके कब्जे में रहेगी वो ये मानता था कि दिल्ली सेंटर पॉइंट है पूरे भारत का, इधर ये चारों फैला हुआ है, इसका सेंटर पॉइंट दिल्ली माना जाता, और जिसकी सत्ता दिल्ली पे काबिज रहेगी वो ये माना जाता कि दिल्ली का शासक होगा। मराठे ये चाहते थे कि पूरी तरह से वो दिल्ली पे बैठे या ना बैठे, लेकिन जो दिल्ली पे बैठे वो इनके अधीन काम करता रहे। और इसी चीज को इन्होंने अपना आगे बढ़ाते हुए क्या किया, इन्होंने चौथ व्यवस्था लगा दी। चौथ व्यवस्था का मतलब ये होता था, ये चौथ लेते थे, चौथ का मतलब ये होता था कि ये भारतीय जो प्रांतीय शासक थे उनको ये विश्वास दिलाते थे, आश्वासन देते थे कि हम आपका बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करेंगे। जितने भी बाहरी आक्रमण होंगे उनसे हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अहमद शाह अब्दाली को लाने का कारण यह रहा था, 1761 की बात है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत के बारे में काफी सुना था कि भारत में जो है मतलब काफी मुस्लिम शासक आए, लूटपाट की, और उसने सुना कि वहां पर जो है काफी धन दौलत है और लोग वहां के जो है वो सीधे साधे हैं और उनके अंदर विरोध करने की जो एक प्रतिभा होती है वो कम से कम है, वो विरोध नहीं जताना चाहते किसी के सामने, शांति से जीना चाहते हैं। तो इसलिए उसने उसे जो है रोहिल्ला शासक था, ये जो आपका दिल्ली का पार्ट है जिसको आजकल आप सराय रोहिल्ला के नाम से जानते हैं, रोहिल्ला शासक था, रोहिल्ला नवाब। रोहिल्ला नवाब ने जो है अहमद शाह अब्दाली को प्रलोभन दिया। रोहिल्ला नवाब का प्रलोभन देने का कारण यह था कि रोहिल्ला नवाब की जो नवाबगिरी थी वो मराठों ने चौथ लेने के कारण उसका दमन कर दिया था। ये चौथ नहीं देना चाहता था और मराठे इससे चौथ लेना चाहते थे। जब मराठियों ने इस पे दबाव बनाया तो इसने सोचा कि मराठों का दमन करने के लिए कोई ना कोई मराठों से शक्तिशाली हमें लाना पड़ेगा, और मराठों से शक्तिशाली उसने काफी इधर उधर देखा तो यहाँ भारत के अंदर जितने भी प्रांतीय शासक थे किसी के अंदर इतनी पावर नहीं थी जो मराठों का खुलकर विरोध कर सके, क्योंकि मराठा शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है और यह माना जाता है कि मराठा अपने साम्राज्य के लिए मरने पिटने को तुरंत तैयार होते थे। मुस्लिम शासक तो एक बार तो रण छोड़ भी भाग जाते थे, लेकिन मराठों के अंदर ऐसा कभी नहीं सुना गया ना देखा गया। तो उसका कारण यही था कि मराठा जो साम्राज्य स्थापित करने में बहुत ही प्रतिभाशाली होते थे। तो रोहिल्ला शासक जो है ये रोहिल्ला नवाब अहमद शाह अब्दाली के पास गया और इसने उसको प्रलोभन दिया कि यदि आप भारत आएंगे और भारत का आक्रमण करेंगे तो आपको काफी कुछ धन दौलत मिलेगी, और आपको अगर दिल्ली पर कब्जा हो गया तो दिल्ली की वजह से आप इधर अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान एरिया या अफगानिस्तान एरिया, आप इन दोनों पे कब्जा कर सकते हैं और दोनों आप यहाँ बैठे बैठे इस पूरे भारत का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और यहाँ तक पूरे इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस लाभ और लालच में अहमद शाह अब्दाली भारत की ओर निकल पड़ा और बात आई 1761 की, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये थर्ड बैटल थी पानीपत की। तो थर्ड बैटल में क्या हुआ कि ये चौथ लेते थे मराठा चौथ लेते थे इस चीज का कि भी हम आपको जो है पूरे बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करेंगे। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली भारत की ओर एंटर हुआ तो इनको पता लगा, इनको पता कैसे लगा, इनको पता ऐसे लगा ये आपका जो रुहेलखंड एरिया होता है, बरेली जिसको आजकल आप बोलते हैं रुहेलखंड, ये बरेली एरिया का नवाब अलग होता था और ये लखनऊ से गोरखपुर की साइड जब आप चलेंगे ये अवध, फैजाबाद एरिया सब इसका नवाब अलग होता था। इन सब नवाबों को पता लगा कि भी अब्दाली आने वाला और उसका आक्रमण होने वाला, तो इन्होंने जो है मराठों को अवगत कराया और मराठा जो है अब्दाली के लिए अपनी सेना लेकर यहां से निकल पड़े। इस करके जो मराठों का और अहमद शाह अब्दाली का पानीपत की तीसरी लड़ाई में आमना सामना हुआ। हालांकि ये लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली जीत गया क्योंकि बहुत विशाल सेना लेकर आया था और उसको भारत के कुछ नवाबों का भी संरक्षण प्राप्त था जिनका बैकग्राउंड की तरफ से मान लो कि पीछे से था। और तब इसने क्या किया कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध, मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाव लड़ा था और उसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ। अहमद शाह अब्दाली की विजय का कारण यह था कि भारतीय ही जब मान लिया अंदर खाने से किसी और का सपोर्ट करेंगे तो आदमी कैसे जीत पाएगा। ये मराठा ये जानते थे कि पूरे भारत के जितने भी नवाब है वो हमें सेना की तरफ से, धन दौलत की तरफ से और राशन भोजन पानी की तरफ से हमें सहयोग करेंगे, लेकिन इनको हर चीज में दिक्कत आई, राशन भोजन पानी में भी दिक्कत आई और सेना की तरफ से भी दिक्कत आई। और लास्ट में ये हुआ कि रोहिल्ला तो पहले से इसकी तरफ अहमद शाह अब्दाली को उसने बुलाया था उसको और एक दो नवाब और उसकी तरफ मिल गए और कुल मिलाकर ये अहमद शाह अब्दाली जंग जीत गया। अहमद शाह अब्दाली जंग जीत गया, लेकिन उसका जंग जीतने का जो मेन मोटिव था, जिस वजह से वो आया था, उसका शासन का मेन मोटिव भी नहीं था। उसका मेन मोटिव था कि हमें यहाँ से लूटपाट करनी है और कुछ यहाँ से उसने धन लूटा और अपना वो चला गया।
उसके बाद इस सब कारनामे को अंग्रेज देख रहे थे। अंग्रेज क्यों देख रहे थे? क्योंकि बात करते हैं दोस्तों हम, ये बात बताई मैंने आपको 1761 की, लेकिन आप जानते होंगे कि सन 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। और इसको ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उसने व्यापार करने का एक चार्टर होता है, इनका घोषणा पत्र होता है या चार्टर होता, वो जारी किया था कि आप जो है भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं। अब यहाँ अंग्रेज व्यापार करना है, उन्होंने काफी टाइम व्यापार किया। 1761 की बात करते हैं, जब ये अहमद साहब दारी वाला आक्रमण होता तब भी अंग्रेज यहाँ व्यापार कर रहे थे। अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों को भली भांति जान चुके थे। भाई कोई भी व्यक्ति मान लिया आपके यहाँ रहे 1 साल 2 साल 4 साल, वो आपकी बातों को जान लेता, आपको पहचान लेता, आपके व्यवहार को जान लेता। और अंग्रेजों को तो ये 1600 से 1761 की बात है, ये तो लगभग 150 से ज्यादा साल हो गए, तो काफी कुछ जानते भारतीय के बारे में थे, भारतीय के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। और इन्होंने जो है 1761 वाली लड़ाई में भी देखा तो कि भारतीय जो आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं और तीसरा आदमी आता और इनका जो लाभ उठाता। इस चीज का फायदा उठाते हैं 1764 की बात की जा रही है। 1764 में दोस्तों हुआ था बक्सर का युद्ध। की बात है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। यहां से कंपनी की तरफ से कौन था? कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो। ठीक, और हेक्टर मुनरो के अगेंस्ट 3 नवाब थे। कंपनी का एक अकेला हेक्टर मुनरो और उसके सामने से 3 नवाब। 3 नवाबों में एक बंगाल का नवाब, एक अवध का नवाब और एक मुस्लिम शासक यानी कि दिल्ली का शासक। देखो दिल्ली के शासक की हम बात करते हैं। दिल्ली का शासक उस समय होता था शाह आलम दूसरे। ये दिल्ली पे उस समय सत्ता किए हुए थे। उसके बाद अबक से होता था सुजाउद्दौला। और उसके बाद हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल का ये शासक होता था मीर कासिम। इन तीनों का कोलैबोरेशन हो, तीनों का आपस में समझौता हुआ और तब ये तीनों की सेना कंपनी की सेना से लगी। इनके आमने सामने भिड़ंत हुई। हेक्टर मुनरो उधर से अकेला था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि कंपनी का जो शासक था हेक्टर मुनरो विजयी हुआ। कंपनी का शासक विजयी हुआ। अब आप जानते हैं युद्ध में 2 चीजें होती थी पहले, बल्कि 3 मान लो चलो। हार, युद्ध हुआ तो क्या हुआ? हार हुई। हार नहीं हुई तो क्या हुआ? जीत हुई। और जीत नहीं हुई तो क्या हुआ? संधि हुई। भाई एक पार्टी हार गई, दूसरी जीत गई तो सीधी सीधी बात हो गई। लेकिन अगर क्या होता था भाई हार जीत नहीं हुई तो दोनों पार्टी क्या करती थी? कोलैबोरेशन, समझौता करती थी, संधि करती थी। और संधि भी काफी युद्धों में मायने रखती थी। संधि में क्या होता था, जो जीत गया वो हारे हुए का कुछ साम्राज्य ले लेता था या उसकी कोई एक व्यवस्था ले लेता था कि राजस्व में रखूंगा या प्रशासनिक व्यवस्था में देखूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन में देखूंगा, कुछ ना कुछ संधि कर लेता था। या साम्राज्य ले लिया, प्रांत ले लिया, प्रांत का कोई पार्ट ले लिया। तो इनके बीच क्या हुआ, जब ये तीनों हारे तब इसने इनको मारा नहीं, हेक्टर मुनरो ने, कंपनी ने मतलब इनको मारा नहीं। और इसने क्या किया कि 3 प्रांत कौन कौन, देखो मैं आपको बताता हूं 3 प्रांतों की, 3 भारत के 3 प्रांत लिए। देखो
भारत का मैप जो ऊपर की तरफ है पार्ट, जो दिल्ली का पार्ट है, वो सभी लोग जानते हैं कि कैसे कैसे आगे जाके बढ़ेगा, कैसे क्या बनेगा। लेकिन मैं आपको नॉर्मली बात बता रहा हूँ कि इसने केवल 3 प्रांत हैप्रोमुंडो ने 1765 की बात है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इसे जो है भारत के 3 प्रांतों की दीवानी मिल गई। क्या मिल गई? दीवानी। दीवानी में क्या होता है? राजस्व और दीवानी न्याय, यानी कि न्याय की व्यवस्था भी अब कंपनी करेगी और राजस्व, पूरे उस प्रांत का राजस्व भी कंपनी करेगी। राजस्व रखने का मेन मोटिव क्या होता है कि पैसे से आदमी कमजोर कर दो तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, और पैसा ही कमाना मेन मोटिव था कंपनी का। लेकिन कंपनी ने यहाँ के लोगों को जब देखा तो उसने सोचा कि पैसे के साथ साथ क्यों नहीं पर शासन किया जाए। तो उसने ये आपका बंगाल, उड़ीसा और तीसरा इन्होंने बिहार, इन 3 की दीवानी ली थी, बंगाल की, उड़ीसा की और बिहार की। 1765 की बात है, 3 स्टेट की इनको दीवानी मिल चुकी थी। और उसके बाद इन्होंने तीनों से अपना जो राजस्व वसूलना शुरू कर दिया, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, पहले से पैसा कमाते थे व्यापार के बहाने। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी ने शासन शुरू कर दिया। यहां तक मुस्लिमों का शासन तो हो गया समाप्त, मुस्लिम जितने भी थे उनका शासन तो हो चुका था समाप्त। उसके बाद शासन शुरू हो गया कंपनी का। कंपनी का जो शासन शुरू हुआ तो उसके हम बात करते हैं 1773 से चला इसका शासन कंपनी का। मेन शासन चला 1773 से और 1858 तक ये कंपनी का शासन काल था। जब इसने 1765 में स्टार्टिंग में 3 प्रांत बिहार, बंगाल, उड़ीसा इनकी दीवानी और राज व्यवस्था पे अपना कब्जा किया था, तब इन्होंने मेन मकसद ये था कि भाई राजस्व लो और लोगों को कमजोर करो और शासन करो। उसके बाद कहते हैं कि जब आदमी मतलब लालची होता तो उसकी लालसा बढ़ती चली जाती। इन्होंने सोचा यार अभी 3 प्रांतों पे कब्जा हुआ, क्यों पूरे भारत को कब्जा कर लेगा, पूरे भारत से राजस्व वसूल, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो अब इस चीज को आगे बढ़ाते कंपनी ने अपना शासन ही शुरू कर दिया 1773 से, और 1858 तक कंपनी का शासन चला। बात करते हैं सबसे पहले 1773 की। तो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं रेगुलर वर्ड से रेगुलेटिंग आया। रेगुलर का मतलब होता है नियमित। नियमित का मतलब यह है कि भी कंपनी शासन तो करेगी भारत पर, लेकिन एक रूल होना चाहिए, नियम होने चाहिए, नियम के अनुसार करेगी। कंपनी के नियम कौन बनाता? कंपनी कहां से आई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कंपनी आई थी ब्रिटेन से। कहां से आई थी? ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटेन से आई थी। तो कंपनी के नियम कौन बनाएगा? तो ब्रिटेन की संसद बनाएगी। ब्रिटेन की संसद बनाएगी का मतलब क्या? ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट का मतलब क्या? वहां पर जो है पार्लियामेंट के साथ साथ मेन रानी का शासन करता था। आपने रानी का नाम भी सुना होगा, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ के आगे उनके कुल के ही लोग आते चले गए। रानी का क्या शासन ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। तब उसके बाद इन्हीं के लोग आते चले गए और कंपनी को एक रेगुलेटिंग एक्ट दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ की ब्रिटिश की संसद पास करती थी कि कोई कंपनी को कैसे शासन करना, कैसे नहीं करना। कंपनी का कहना क्यों मानती थी? क्योंकि कंपनी भारत में केवल व्यापार करना है। कंपनी का मेन हेडक्वार्टर, कंपनी का मेन व्यवस्था, कंपनी की मेन जड़ें सारी ब्रिटेन में थी और ब्रिटेन वहां की पार्लियामेंट के अंतर्गत काम करता। ब्रिटेन वहां की पार्लियामेंट के अंदर, तो इससे कंपनी को तो इसका कहना मानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो शुरू में आई थी 1600 ईस्वी की बात करें तो 1600 ईस्वी में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आई थी कि हम भारत में व्यापार करने जा रहे हैं। इसको जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पत्र, घोषणा पत्र जो भी जारी किया था वो केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ही जारी किया था। तो 1773 में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तब इसमें क्या कंपनी की सारी व्यवस्था को रेगुलेट करना था। देखो मैं लिख रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्थाओं क्या करना था? रेगुलेट करना था कि भी कैसे क्या करना है, आपको शासन कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, सारा कुछ ये था। ठीक है। उसके बाद कंपनी को मिल गए प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य। अब कंपनी का दायरा बढ़ने लगा, खाली व्यापार से बात नहीं बनती थी, प्रशासनिक काम भी देखेंगे और राजनीतिक क्यों मिले? प्रशासनिक तो देखो तब मिले भाई इन्हें 1765 में 3 जो प्रांत थे इनकी दीवानी राजस्व का मिल गया, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रशासन किया, प्रशासनिक मिल गया।
उसके बाद राजनीतिक, जब आप किसी एक राजा को हराओगे और उसके बाद अपना अपना शासन स्थापित करोगे तो आप राजनीति में तो आएंगे, तो इन्हें राजनीतिक अधिकार कहते हैं। उसके बाद भारत में शुरू हो गई थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव, केंद्रीकरण की। कंपनी ने सोचा कि क्यों ना भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी जाए, कि एक जगह से बैठे बैठे सबका जो है अपना शासन चलता रहे। तो इस करके इन्होंने जो है 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और 1774 में इन्होंने क्या करा, ये जो कोलकाता है, कोलकाता को अपनी कैपिटल बना दिया। जब कोलकाता को अपनी कैपिटल बना लिया तो इसका मतलब क्या, राजधानी बन गई। तो राजधानी बन गई क्या मतलब ये है कि पूरे भारत पे इनका जो है व्यापार भी चलने लगा और राजनीतिक और प्रशासनिक काम भी चल रहा है, पूरे भारत पे इनका कब्जा हो गया। बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे गवर्नर जनरल बोल दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया गया। गवर्नर जनरल बोलने से क्या होता है कि इसकी पावर बढ़ जाती है। पावर बढ़ गया, देखते हैं इसे क्या क्या पावर मिल चुकी थी। देखो मेरे बार बार मैप बनाने का व्हाइट बोर्ड में मोटिव ये है कि जिससे आप थोड़ा आसानी से समझ सको कि भारत में चल क्या रहा था, पता तो चल सके। मैप के थ्रू अगर आप कोशिश करोगे सीखने की, समझने की, तो शायद नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आप थ्योरी को याद करोगे, रटोगे, तो थ्योरी बुक में काफी मिल जाएगी आपको, थ्योरी की कोई कमी नहीं। लेकिन बात ये कि आप इसे समझो कि कहाँ से शासन शुरू होता था, कहाँ से कहाँ को कंट्रोल होता था। अगर मैप के थ्रू समझो तो शायद नहीं भूलोगे। तो इन्होंने क्या किया, 1774 में ये आपका बंगाल जो प्रांत था, बंगाल में 1774 में इन्होंने कोलकाता को बना लिया अपनी कैपिटल। अब जब कैपिटल इन्होंने बनाया तो इन्होंने सोचा कि उस समय ये आपका मुंबई, जो आजकल आप महाराष्ट्र जिस प्रांत को बोलते हो, पहले इसे बंबई बोला जाता था, बंबई प्रांत। और उसके बाद ये मद्रास, जिसको आप तमिलनाडु बोलते हो आजकल। तमिलनाडु कोई वर्ड नहीं था पहले ही। तो 1774 की बात है जब इन्होंने अपनी कैपिटल ये कोलकाता को बना दिया। तो इन्होंने सोचा कि जो यहाँ पे भी गवर्नर बैठता था, बंबई में भी गवर्नर बैठता था और मद्रास में भी गवर्नर बैठता था। यहाँ बैठते थे गवर्नर, और यहाँ जो गवर्नर बैठता था इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक। और ये दोनों रह गए गवर्नर। तो इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि बंबई के गवर्नर को भी ले लिया और मद्रास के गवर्नर को भी। ये दोनों गवर्नर काम तो करेंगे अपने शासन में, अपने प्रांत में तो काम तो करेंगे, लेकिन इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत करेंगे। जैसे कोई बड़ा शासक हो गया और ये छोटे छोटे शासक हो, इस तरह से। मतलब काम तो गवर्नर ही करेंगे अपने प्रांत में, लेकिन इस गवर्नर जनरल के अधीन करेंगे। तो इस करके 1774 में इन्होंने, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें इन्होंने यही किया कि बंगाल के गवर्नर को तो बना दे गवर्नर जनरल, पावर बढ़ा दी, और उसके अधीन करते मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर। उसके बाद पहले क्या होता था, पहले सब प्रेसिडेंसी के अपने अपने मालिक अलग अलग होते थे। यहाँ मान लिया आपका सौराष्ट्र एरिया हो गया, जिसको आजकल आप ये गुजरात वगैरह बोलते हो सौराष्ट्र। तो ये जो है पहला अलग होता था, मुंबई अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये आपका कोंकण मालाबार तटवाला एरिया अलग हो गया, जिसको आप केरल बोलते हो। ये सब इन्होंने अलग अलग कर दिए थे। तो सबका शासन अपना अलग अलग चलता था। लेकिन इन्होंने जब यहाँ सेंटर अपनी कैपिटल बना ली तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे भारत पे कब्जा किया जाए, तो पूरे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1774 की बात कर रहे हैं। 1774 में जब इन्होंने कोलकाता को कैपिटल बनाया, तब इन्होंने कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना दिया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सुप्रीम कोर्ट था, कंपनी ने बनाया। भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के थ्रू, जो आर्टिकल के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है,
आर्टिकल 124 में जिसका हम जिक्र करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट अलग है। और एक कोलकाता का जो सुप्रीम कोर्ट था, कंपनी ने बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। मतलब कंपनी चाहती थी कि कैसे अपना शासन को रेगुलेट किया जाए। उस करके इन्होंने जो है भाई मतलब शासन होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे तो कोर्ट होगा, तो कोर्ट इन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट जो बनाया, इन्होंने कैपिटल इनकी कोलकाता थी, तो यहीं पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया 1770 में। और इसमें क्या होता था, इसमें होता था एक चीफ जस्टिस और तीन जज होते थे। एक तो क्या सीजीआई और 3 हो गए जज। उसके बाद इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक पद आया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसी रेगुलेटिंग एक्ट में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पद आया, ये क्या करता था, कंपनी के शासन पर नियंत्रण करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये इसका लाने का मकसद यही था कि हम बार बार इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट तो बनाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में रेगुलेटिंग एक्ट के बीच में मान लो 10-20 साल का अगर टाइम गैप आ गया, तो उसमें भी अगर कंपनी कोई गड़बड़ कर रही है, कुछ कर रही है, तो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर होता था वो कंपनी का शासन देखता था। और ये कोई एक आदमी नहीं चलाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एस वर्ड लग रहा है, जानते कि आप बहुत सारे डायरेक्टर होते थे, बहुत सारे डायरेक्टर का मतलब ये होता था एक आदमी अपनी राय गलत दे सकता, विरोध में दे सकता, लेकिन बहुत सारे आदमी की जब राय लगेगी तो उम्मीद करते हैं कि वो ठीक ही होगी। तो बहुत सारे आदमी अपनी ये राय व्यक्त करते थे कि कंपनी ने कहाँ गड़बड़ की और कहाँ गड़बड़ नहीं की। इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये पद मेन होता था। उसके बाद आता है दोस्तों 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी का जो फिट्स इंडिया एक्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में या तो कुछ कमी रही होगी या कुछ इन्हें नया डालना होगा, तब करके इन्होंने 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट लिया था। अब फिट्स इंडिया एक्ट को लाने का इसका मेन मकसद क्या था, उसके बाद अब दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं विराम दूंगा और अपने सोनू भाई को बुलाऊंगा कि वो आपको कुछ बताएंगे। और अब 1784 का जो फिट्स इंडिया एक्ट है, हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आज आप पढ़ना, अपनी बुक में ध्यान से पढ़ना। उसके बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने मैप के थ्रू आपको बताया कब से कब तक क्या क्या चला, क्या क्या नहीं चला। अगर आप इसको 10 मिनट भी आज देंगे अपनी बुक में पढ़ के, तो मैं मानता हूं कि आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही विराम दिया जाता। धन्यवाद। मैं